जय हिंद। आपका पुनः इस इतिहास के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्राचीन इतिहास का जो सीरीज चालू किए हैं उसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल वैदिक काल को समाप्त करते हुए पहुंच चुके हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल वैदिक काल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन नज़र आया और इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज ही एक ऐसी बहुत बड़ी एक इस पर दबाव बना और समाज एक नए रास्ते की तरफ निकल पड़ा। नए तरह से कुछ धर्म भी निकले, नए तरीके से कुछ राजा भी बने जो एक नए विचार के साथ नए समाज को उद्धार करने के लिए अपने रास्ते अपनाए। तो महाजनपद काल का नाम कैसे पड़ा, इसे जनपद या महाजनपद कहा क्यों जाता है हमें, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले यह जान लेना चाहिए। इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। इसे सब लोग नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि यह इतना ज़्यादा इसमें डेट होता है, तारीख होती है और घटनाएं होती हैं, तो इन्हें को रिलेट कर पाना, इन्हें संबंधित एक दूसरे से कर पाना बड़ी कठिन हो जाता है। हम लोग इसको एक नए सीक्वेंस से स्तर समझ के इस पर बात करेंगे। तो जो महाजनपद काल है इसकी शुरुआत वैदिक काल के ठीक बाद यानी लगभग 600 BCE यानी ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हो चुकी थी। इसी काल में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और महागोशाली जो मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के, उन्होंने अपने धर्म पर अलग तरीके से बात करना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया और वैदिक जो सभ्यता थी उससे निकाल करके लोगों को नया राह दिखाया, नए तरीके से उनको समाज में चलने बढ़ने और देखने का नज़रिया भी दिया। तो इस तरीके से अब एक नए क्रांति युग का परिवर्तन होने जा रहा था। तो बिल्कुल नाम भी बदलेगा, काम भी बदलेगा और समाज भी समाज के बदलाव को आप देख सकेंगे। तो हमने ऋग्वैदिक काल में एक चीज़ पढ़ा था, सामाजिक व्यवस्था। इसका सामाजिक व्यवस्था कैसे था, तो इसका था ग्राम, इसका था साथी लोग कि ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम हो गया, ये हो गया 20 जन और राष्ट्र, 20 जन राष्ट्र। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्राम सबसे छोटे स्तर का एक सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक आधार था। उसके बाद ग्राम के जो मुखिया होता था उसे ग्रामपति या उसे मुखिया वही बोला जाता था। फिर कई ग्राम मिलके एक विष का निर्माण करते थे और इसके अध्यक्ष को, मुखिया को विषपति या विषयपति कहा जाता था। और यही कई विषय मिल करके एक जन का भी निर्माण करते थे। ठीक है, कई विष मिल करके एक जन का निर्माण करते थे और यही कई जन जो है एक साथ एकत्र थे तो एक किसी राजा या किसी क्षत्रिय के समकक्ष में या उसके साथ होकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्षत्रियों का बोलबाला धीरे धीरे खत्म हो गया, क्षत्रिय बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए। उनको तोड़ने के लिए समाज में कई सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जिससे जन बिल्कुल अलग अलग हो गए और जन अपना संप्रभुता के साथ साथ ये अपने आप को गणतंत्र होने के लिए जाने गए। धीरे धीरे अपना व्यवस्था स्वयं कर लेते थे, अब किसी भी राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब धीरे धीरे जन जो हुए, हमने अभी पढ़ेंगे जितने भी महाजनपद थे उसमें छोटे छोटे जन भी थे। जैसे मल्ल हो गया, कुशीनगर का जो कौशल नरेश थे, काशी नरेश थे, इसमें मल्ल जो है गणतंत्र हुआ करता था। वह जो है चुनाव या इलेक्शन के माध्यम से अपने राजा का निर्माण करता था। एक बार तो जो नाग दशक था इसको
लोगों ने या गांव के लोगों ने उसे अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया था, अपने गांव से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद जो है नागदशक के बाद शिशुनाग को बैठाया था वहाँ पे ला करके, अपने एक सम्मेलन यानी एक जो है दल बुला करके। तो इस तरीके से अब लोगों में स्वतंत्रता वाली भावना जगी और लोग जो है राष्ट्र से अलग हो गए। अब जब राष्ट्र से अलग हो गए तो अब जन धीरे धीरे छोटे पड़ गए और यह कई जन मिल करके एक जनपद का निर्माण करके अपने स्वतंत्रता को बरकरार रखने का प्रयास किए, क्योंकि अगर छोटे रहेंगे तो कोई भी आपको दबा सकता है, आपको हरा सकता है। लेकिन अगर कई जन मिल करके एक हो जाएंगे तो किसी को हराना मुश्किल होगा और वह उतने आसानी से इसे हरा नहीं सकता। तो धीरे धीरे जनपद का निर्माण हुआ और जनपद के निर्माण में भी 3 तरीके अपनाए गए या 3 तरीकों से जन मिले थे। कैसे? पहली बार तो कुछ जन जो है अपने आप मिल गए, कुछ जन तो अपने साथ मिल के या अपने स्तर पे संधियां करके जनपद मिल गए। जैसे में पांचाल जो था, इसमें 5 जन मिल करके तब पंचाल का निर्माण हुआ था। इसमें 5 जन मिले हुए थे। साथ में कुछ अपने आप विकसित हुए, जैसे काशी का एक बड़ा क्षेत्र था तो काशी एक स्वयं में महाजनपद कहा गया। ऐसे ही कौशल जो था काशी के पूर्व की तरफ देखने को मिलता है, तो यह भी, और इसको कौशल ने काशी को एक बार हरा के अपने में मिला लिया था, लेकिन बाद में जो है सबको मगध ने मिला करके अपने में मिला लिया था। तो इस तरीके से कौशल भी अपने आप में एक महाजनपद था। चेदी और मत्स्य जो वंश थे या ये महाजनपद थे, ये भी अपने आप में बने थे। तो कुछ तो अपना विकास स्वयं कर लिए थे और कुछ जो है विजय करके कुछ संयोजन भी किए थे और कुछ विजयी भव यानी विजयी दूसरों को जीत करके, दूसरे जन को जीत करके अपना एक महाजनपद का निर्माण किए थे। तो आप जब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जनपद का निर्माण हो रहा था। और जनपद का निर्माण हुआ क्यों साथियों? जनपद का निर्माण धीरे धीरे होना क्यों शुरू हुआ? देखिए, क्योंकि जनपद का निर्माण होने में एक महत्वपूर्ण लोहे का खोज था। लोहे की जब खोज हुई तो नए नए तरीके से शस्त्र अस्त्र का निर्माण होने लगा और साथ में खेती करने का एक नया तरीका सामने आया। गहराई में के साथ जुताई होती थी, जिससे पैदावार बढ़ने लगी। और वैदिक धर्म में कई चीज़ों को मना किया गया था, जैसे व्यापार नहीं करना है, व्यापार करने से मना किया गया था। समुद्रों के रास्ते व्यापार नहीं कर सकते थे। सूदखोरी यानी सूद नहीं लेना देना है, अब ये सब मना किया गया था। तो अब बताइए कि जब लोहे की खोज होगी तो व्यापार तो होगा ही। अगर व्यापार नहीं होगा तो फिर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएगा और बिक्री कैसे होगी, फायदा कैसे होगा? तो अब जो जनपद निकल के आए तो अपने आप में स्वतंत्र हो गए। अब किसी की बात ये नहीं सुनते थे, किसी से कोई मतलब इनका नहीं था। तो अपने स्तर से ये लोग व्यापार के साथ साथ सूद भी बांटते थे, सरकार भी अपनी चलती थी और ये लोग अपने स्वतंत्र तरह से रहते थे। और कुछ राजा भी थे जो राजा समाज के हिसाब से बना हुआ था, वो भी इनके हिसाब से चल रहा था। और ठीक इसी समय ये जो नए नए धर्म का उदय हुआ, ये भी इनके साथ और इनके साथ ही लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ मिला लिया, जिससे अब पूरी तरीके से वैदिक धर्म का जो काम था या वैदिक धर्म का जो रुकावट थी वह खत्म हो चुका था और लोग अपने रास्ते पर सही से निकल चुके थे। अब विस्तार कहाँ तक था? महाजनपद काल का विस्तार जो है अच्छा खासा हो चुका था। इसमें 16 महाजनपद की बात की गई है, 16 महाजनपद की बात की गई है। और यह अलग अलग जो है हमें साहित्यों में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के साहित्य या जैन धर्म के साहित्य हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान
तक था। कंधार था और कंधार और काबुल, ठीक है, कंधार काबुल भी इसमें था। तो कंधार जो है कहाँ आता है, तो अफगानिस्तान में आता है। समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के ठीक बगल में जो बलूचिस्तान है उसके ठीक ऊपर, जैसे यह जो है भारत है और इधर मान लीजिए भारत बना हुआ है और इधर पाकिस्तान भी है, इधर से इसे पाकिस्तान निकला हुआ है। यहाँ पे यह कंधार हुआ करता था। कंधार और ऊपर, कंधार के बाद जो ऊपर था वो जो है, हाँ, वह उसका नाम था जो है, बता सकते हैं क्या नाम था, तो कंबोज। इधर की तरफ इसके ऊपर यहाँ पे कंबोज था। कंबोज में काबुल और कश्मीर दोनों आता था, मतलब कि इतना बड़ा क्षेत्र था यह, भारत का भी यहाँ पे क्षेत्र आ गया। तो काबुल, कंबोज में काबुल और कश्मीर से बना था। तो देख सकते हैं पाकिस्तान का भी एरिया यहाँ पर है। और यहाँ से लेकर के गोदावरी तक, गोदावरी के नीचे भी एक था जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर ही है। अस्वक या अस्मक महाजनपद यह था। इसको बाद में जो है यह इसने एक बार हराया था इसको, खारवेल यानी कलिंग, और उसके बाद फिर काशी ने इसको मिला लिया था अपने में, कौशल ने, फिर एक बार मगध ने सबको एक मिला करके एक कर लिया था आगे चल के। यहाँ से लेकर गोदावरी के नीचे तक, गोदावरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तक नीचे तक पूरा 16 जो जब महाजनपद थे इनका हो गया था। और ये सब यहाँ तक था। और पूरा बंगाल तो था ही, बंगाल की तरफ, इधर बिहार की तरफ पूरा मगध का क्षेत्र या बोलबाला हुआ करता था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 16 महाजनपद के जो साक्ष्य हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें किससे पता चला कि ऐसी बातें हैं। 16 महाजनपद थे, इसमें ये राजा हुआ करते थे, इनका क्षेत्र यह होता था, इससे लड़े थे, इनसे, इनके यह मित्र थे, दोस्त थे, कैसे कैसे किए थे, इनके साथ विवाह शादी हुआ था। तो हमें किसी किताब से ही पता चलेगा। तो यह साहित्य हैं जो कि धार्मिक साहित्य बोले जा सकते हैं। तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध साहित्य है। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ भगवती सूत्र भी है। यह भी महाजनपद काल के बारे में बताता है और यह जैन धर्म का एक धार्मिक साहित्य है और यह बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य है। महावस्तु बौद्ध, यह भी जो है बौद्ध धर्म का ही है। इसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। और चुल्लनी देश जो है यह भी एक था, चुल्लनी देश, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, हमने अष्टाध्यायी पढ़ा होगा। अष्टाध्यायी जो है किनका है, अष्टाध्यायी आप बता सकते हैं कि यह किनकी किताब है। तो यह पढ़नी की किताब है और पढ़नी जो है एक व्याकरण के ज्ञाता हुआ करते थे। इन्होंने ही अष्टाध्यायी लिखी थी। इन्होंने बताया कि इनके समय में कुल 22 महाजनपद थे। ये अपना इधर उधर जोड़े घटाए होंगे, कुछ जन को महाजनपद बता दिए होंगे। और जबकि इन्होंने बताया कि इसमें 16 तो महाजनपद थे इन अंगुत्तर और भगवती या महावस्तु के हिसाब से, और इसमें 16 में 2 जो महाजनपद थे यह स्वतंत्र थे, ठीक है। और यह स्वतंत्र होने के लिए ही महाजनपद जाने जाते हैं। इसमें वज्जी और मल्ल जो है यह दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ करते थे, पूरी तरीके से यह स्वतंत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख लिया। इसके बाद अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा महाजनपद था और इसकी स्थिति क्या थी और यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी वगैरह क्या थी। चलिए
देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंग हम लोग पढ़ेंगे। अंग महाजनपद, यह जो है भागलपुर में इसका विस्तार क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था। भागलपुर कहाँ पे है? तो भागलपुर जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, भागलपुर जो है बिहार में यह पड़ता है। तो बिहार कहाँ पे साथियों? तो यह हो गया आपका राजस्थान, और इधर हो गया, और यहाँ पे अगर हम इसको खींचें तो यह बनाए, यहाँ पे जो है यह पूरा यूपी होता था, और यहाँ पे यह बिहार था। और बिहार में यहाँ से एक नदी आती थी, यहाँ पे एक नदी थी, और यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ पे पटना है, और पटना में आकर यह गंडक नदी क्या होती है? यहाँ पे मिल जाती है। तो भागलपुर जो है यह कहाँ है? तो इसके नीचे है, यहाँ पे भागलपुर यहाँ पे है, इसी के ठीक बगल में यह गंगा के किनारे ही है। यह बिल्कुल गंगा किनारे ही है, लेकिन यह जो है इस साइड है, अपने पूरब की तरफ है। और इसी के आगे मुंगेर भी है। तो मुंगेर राजधानी हुआ करती थी, इसको मुर्शिदाबाद फिर मुंगेर ऐसे बढ़ाया गया। तो भागलपुर में किसकी कौन लोग थे? तो अंग महाजनपद था। ठीक है, और यह जो है मगध से अलग था, यह बिल्कुल मगध से अलग था। कौन? अंगराज, जो अंगराज था मगध से बिल्कुल अलग था। और इसको बनाने वाला, इसके वास्तुकार जो है महागोविंद हुआ करते थे, महागोविंद इसकी हुआ करते थे। और इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, और यह चंपा नदी के किनारे बसी थी। तो हमने अंग राज्य को देखा या अंग महाजनपद को देखा। इसके वास्तुकार महागोविंद थे, और अंग राज्य के एक ब्रह्मदत्त राजा हुआ करते थे। ठीक है, और इसको हरा करके बिंबिसार ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने। अब आगे बढ़ेंगे तो बिंबिसार को ही पढ़ेंगे, और इसको फिर से हम लोग देखेंगे कौन कौन से राजा हुआ करते थे जो कि किसको मिला करके अपने राज्य में मिलाए थे। फिर अगला हम लोग का है, अगला मगध। ठीक है, अगला जो है मगध है, और यह मगध जो है की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी, और राजगिरी कहाँ पर था? तो पटना में था। ये जो गंडक नदी मिली है यह पटना में ही मिलती थी, यह बिल्कुल पटना में ही मिलती थी। और इसे हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे पटना इतना देख लीजिए। फिर जब महाजनपद काल पढ़ेंगे या महाजनपद के बारे में जब पूरा देखेंगे कौन कौन से राजा हुआ करते थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, तब हम इसे अच्छे से देख लेंगे। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी, जो कि आज के समय में पटना और गया वाले क्षेत्र तक आता है। पटना और गया नीचे है, और गया पूरा पटना लेकर के यह पूरा क्षेत्र जो है हुआ करता था मगध का। ठीक है, और मगध में बहुत ही ताकतवर और महत्वपूर्ण राजा हुए, जो कि पूरे राज्य का एकीकरण किए थे, पूरे भारत देश का एकीकरण करके एक बनाए थे। और अशोक ने तो पूरा दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर दक्षिण तक सबको एक में कर दिया था। और उसी अशोक का ही हम लोग मैप लेकर के पूरे जो है अखंड भारत का सपना देखते हैं, क्योंकि वह अखंड भारत ही एक था। देख सकते हैं कि किस तरीके से मगध जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो हमने यह चीज आगे देखा। अब देखिए, अब मगध जो है, अब जो मगध था इसने जो अंग थे इनके अलग था। हमने बताया कि ये जो है मगध और यह अंग एक चंपा नदी थी, इसी से अलग होता था मगध और कौन? अंग। हम देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको बड़ा कर देते बिहार को। बिहार में हमने देखा कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यह पटना हो गया, यहाँ पे गया,
यह पटना है जो राजगीर नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे अंग राज्य था, और यहाँ पे जो है इसकी मुंगेर यहाँ पे है, और इसकी राजधानी चंपा जो है एक चंपा नदी किनारे होती थी यहाँ पे। और यह इधर की तरफ पूरा मगध था, जबकि इधर की तरफ अंग राज्य था। तो यह चंपा नदी से अलग होता था। इसकी स्थापना जो है महाभारत काल में ही कर दी गई थी। जो मगध है इसकी स्थापना महाभारत काल में ही हो चुकी थी, और इसके इस काल में बृहद्रथ ने की थी, बृहद रथ, और उसमें महाभारत काल यानी महाभारत चल रहा था। बिंबिसार जो है ने अंग को मगध में मिला करके अपना एक में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हर्यक वंश, अन्य वंश आए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मगध ही पढ़ेंगे क्योंकि मगध ही महत्वपूर्ण है, और छोटे छोटे सब कोई उनका योगदान ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं अगला, यह है काशी। काशी जो है जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में है, और हमारा गाजीपुर जो काशी के ठीक बगल में है, और गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। ठीक है, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। यह है काशी, इधर है गाजीपुर। ठीक है, और काशी जो है, और काशी जो हुआ करता था, यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, वो भी बड़े महत्वपूर्ण थे। यहीं पे काशी के ही राजा थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, और इसके जो पिता थे उनका कुछ नाम था अश्वघोष, या अश्वघोष तो नहीं नाम था। तो इन्हीं के पिता जो होते थे पार्श्वनाथ के, इनके पिता यहीं के हुआ करते थे राजा, और इन्होंने यहीं से अपने आप को निकाल करके पार्श्वनाथ जो है निकल गए, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और वे जो है चले गए अमरकंटक की पहाड़ियों की तरफ, और वहाँ पे सम्मेद शिखर यानी पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। तो इसकी जो काशी है यह वाराणसी वाले क्षेत्र में आती है, मैं बता दिया। और इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करता था, इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करता था। और यहाँ पे जो है इनके दिवोदास, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दिवोदास ने की थी, इसकी स्थापना। और राजा जो ब्रह्मदत्त था, जब यहाँ पे हुआ करता था तो उस समय यह बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। यहाँ पे बुद्ध काल में राजा ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त जो है राजा हुआ करता था बुद्ध काल में, और उस समय यह जो है समृद्ध हुआ करता था और प्रसिद्ध भी था। इसकी बात पढ़ते हैं वत्स या कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी हुआ करती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और यह यमुना नदी के किनारे थी। ठीक है, वत्स जो है राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो देखिए इलाहाबाद यहाँ पे है, यहाँ पे इलाहाबाद है, और इलाहाबाद का ही क्षेत्र जो था वह कौशाम्बी में आता था। ठीक है, कौशाम्बी का जो इलाहाबाद का क्षेत्र है यही कौशाम्बी में आता था, और यहाँ से ये जो है गंगा नदी इधर से आती थी, और यमुना नदी इधर से आती है, यहाँ भी मिलती है, फिर यहाँ से एक नई धारा गंगा नदी बनती है। तो यहीं के किनारे जो है कौशाम्बी हुआ करता था, कौशाम्बी हुआ करता था, और इनकी राजधानी जो है कौशाम्बी थी, और ये वत्स कहे जाते थे। वत्स मतलब कौशाम्बी, वत्स मतलब कौशाम्बी, ये लोग थे। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया। अब जो है इसके बाद जो है यहाँ पे इसी के बगल में जो है पांडव, देखिए वत्स जो है एक बार जो था पांडव के बड़ी नज़दीक था हस्तिनापुर से, यानी जो इनको
इन लोग का राजधानी था हसनापुर, दिल्ली के आसपास मेरठ में, वहाँ से यह नज़दीक था। तो एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी हसनापुर में, तो अपनी राजधानी कौशाम्बी बना लिए थे ये पांडव लोग, ठीक है। और यहाँ पे उदयन जो है बुद्ध का भक्त था। यहाँ पे उदयन एक राजा था और यह बुद्ध का भक्त था। और शिशुनाग ने जो है मगध को मिला लिया था, मगध में शिशुनाग ने मगध को मिला लिया था, मतलब वत्स को मगध में मिला लिया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे अश्मक, ठीक है। अस्मक, अस्मक साथियों जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। अस्मक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है और यह गोदावरी नदी के किनारे है। अस्मक जो है गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में है और यह दक्षिण भारत में है। इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश ने किया था। इक्ष्वाकु वंश ने इसकी स्थापना की थी और अस्मक ने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग जो था उसको बाद में अशोक जीता था, उसको इसके पहले अस्मकों ने जीत लिया था। बाद में जो है अवंती ने जो है अस्मक को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अवंती जो मध्य प्रदेश में पड़ता था। इसके बाद अवंती पढ़ लेते हैं। अवंती जो है मध्य प्रदेश में था और यह मालवा वाले क्षेत्र में आता है। मालवा वाले क्षेत्र में आता है कौन? उज्जैन, अवंती जो मध्य प्रदेश में। इसकी 2 राजधानियाँ थीं। इसकी यह पूरा देखिए मालवा का क्षेत्र है, इसमें 2 राजधानी थी, उज्जैन और माहिष्मति। तो ऊपर की तरफ जो था उज्जैन था और नीचे जो है माहिष्मति, जय माहिष्मति। आप लोग फिल्म देखे होंगे बाहुबली, तो इसमें माहिष्मति दिखाया गया है। तो यह अवंती था और अवंती के राजा हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे और इनको मिला लिया था किसने? तो बिंबिसार ने मिला लिया था। इनके यहाँ जीवक को भेजा था जो राजवैद्य हुआ करते थे बिंबिसार के। इनको पांडु रंग हो गया था, पांडु रोग हो गया था और इनको उन्होंने इस रोग से छुटकारा दिलाया, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने सोचा कि जो एक दूसरे राजा की इतनी ज़्यादा सेवा कर सकता है, उनके लिए इतना अपने राजवैद्य को भेज सकता है, तो सोचिए कि वह हमारे जनता का कितना, हमारे प्रजा का कितना ख्याल रखेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, यह अब आपका रहेगा। तो इन्होंने बिंबिसार ने इसको मिला लिया था अपने में, ठीक है। और बाद में शिशुनाग ने इसको पूरी तरह से मिला लिया और यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसे बौद्ध जो है चंद्रप्रद्योत एक बौद्ध से ही बौद्ध हुआ करते थे। आगे कंधार। कंधार जो है यह हमें पता है कि कंधार कहाँ पे है? तो यह कंधार जो था यह अफगानिस्तान में है, ठीक है। जो कंधार है, गंधार है, वह जो है कंधार कहाँ पे है? तो यह पेशावर और रावलपिंडी इसकी जो है राज्य क्षेत्र हुआ करता था, जो कि अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में है। जब हम पाकिस्तान यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया, इससे ये भारत हो गया इधर, और इधर जो है ऐसे जो है पाकिस्तान बना हुआ था, ऐसे पाकिस्तान बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ के पूरा यह नीचे वाला क्षेत्र जो है कंधार था, ठीक है, कंधार था यह पूरा क्षेत्र। और यह अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी हुआ करता था, ठीक है, गंधार। और इसमें पेशावर और रावलपिंडी, पेशावर और रावलपिंडी इसमें आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। बताइए सबसे पुराना और सबसे पहले विश्व में बना हुआ विश्वविद्यालय कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह जो है रामायण से तक्षशिला की स्थापना हुई थी, जो है रामायण काल में, ठीक है। और
भरतपुर जो है, भरतपुत्र जो थे तक्ष, उन्होंने इसकी स्थापना की थी तक्षशिला की। तक्षशिला जो है यह रामायण काल में ही हो गया था तक्षशिला। तो तक्षशिला की स्थापना भरत का पुत्र जो था, भरत का पुत्र तक्ष था, इसने इसकी स्थापना की थी। तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से यह संबंध है। और गंधार का मगध के से अच्छा खासा इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। इसके बाद जो है देख लेते हैं कंबोज। कंबोज जो है यह कश्मीर, जो कंबोज था यह राजौरी, हजारा और ये मान सकते हैं कि पेशावर जो थे हैं, यहाँ पे पेशावर और यह पूरा कश्मीर और पेशावर मिल करके यह कंबोज का निर्माण करते थे। काबुल यहाँ है अफगानिस्तान में, और इधर जो है कश्मीर से लेकर काबुल तक कंबोज का क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी और यह गणतंत्र होते थे और यह घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे घोड़े अच्छे खासे होते थे, इनका उपयोग जो है ये लोग करते थे। इसके बाद चेदी वंश का नाम सुने होंगे। चेदी वंश जो है, ये जो चेदी वंश था यह कहाँ पे बनेगा बताइए? चेदी वंश कहाँ रहेगा? तो यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। बुंदेलखंड जो है देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो क्षेत्र है यह बुंदेलखंड है। ठीक है, यहाँ पे इधर और इधर वाला बघेलखंड होता है और यह बुंदेलखंड यह क्षेत्र है। तो यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यह पड़ता था चेदी वंश और इनकी राजधानी थी सत्यवती और महाभारत काल में इसे शक्तिमती नाम दिया जाता था। सत्यवती को शक्तिमती महाभारत काल में कहा गया है इसका नाम। तो चेदी वंश जो है यहाँ पे शासक शिशुपाल हुआ करता था। शिशुपाल शासक था और इसका वध कृष्ण किया था। शिशुपाल का शासक कृष्ण ने किया था और खारवेल भी यहाँ का शासक हुआ करता था। जो खारवेल कहाँ का था? कलिंग था उड़ीसा में, वह यहाँ तक भी शासक था क्योंकि अवंती का जो शासक था उसने भी इसको मिला लिया था खारवेल, यानी क्योंकि अस्मक ने सबसे पहले खारवेल जो वंश था उस समय जो राज्य था उसको मिलाया था कलिंग को, और कलिंग फिर अस्मक को अवंती ने मिला लिया और अवंती जो है ये दोनों का क्षेत्र एक ही था, इसलिए शक्तिमती और ये सब एक ही था। इनकी राजधानी जो थी क्या होती थी? तो इनकी राजधानी जो है शक्तिमती थी। तो इसका हमने ये सब जानकारी यहाँ पे देखा। इसके बाद कुरु कहाँ था? तो कुरु मेरठ वाले क्षेत्र में पड़ता है, मेरठ में। तो मेरठ कहाँ पे है? दिल्ली के ही आसपास, यहाँ पे मेरठ यहाँ पे है। ठीक है, तो दिल्ली के आसपास मेरठ है और मेरठ में ही यह कुरु वंश के लोग रहा करते थे। कुरु में कई लोग मिलके किया, कई जो है जन मिलकर के कुरु का निर्माण किए थे। ठीक है, कुरु में कौन कौन थे? तो पुरु थे और कुरु थे। यह कुरु और पुरु मिलके कुरु वंश का यह निर्माण किए थे और जो कुरुओं का क्षेत्र था उसे कुरु कहा गया, कुरुक्षेत्र कहा गया और इनकी राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। दिल्ली और मेरठ का आसपास का क्षेत्र था। बुद्ध काल में यहाँ पे कौरव शासक हुआ करते थे। कौरव जो थे शासक थे किसकी? बुद्ध काल में कौरव होते थे और यह राजतंत्र था। बाद में यह गणतंत्र भी बन गया। और यहाँ पे जब गए थे मेरठ में बुद्ध जी, तो यहाँ पे अवंती के राजा ने इन्हें बुलाया था। अवंती का जो राजा था मध्य प्रदेश में, इसने बुलाया था कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो इन्होंने चंड प्रधोत को यहाँ पे भेजा था। चंड प्रधोत को कहा था कि जाइए भैया, वो बीमार हो चुके थे और बूढ़े भी थे, इसलिए वहाँ पे जा नहीं सके, इसलिए अपने शिष्य को वहाँ पे भेजे थे।
तो अब हमने देख लेते हैं कौशल, ठीक है। तो कौशल जो था यह फैजाबाद तक था इसका, फैजाबाद में कौशल। तो फैजाबाद लखनऊ के आसपास यहाँ पे है फैजाबाद, और यहाँ पर था कौशल। कौशल जो थे इनकी राजधानी हुआ करते थे, कहाँ पे? तो इनकी राजधानी थी कौशल की साकेत और श्रावस्ती। साकेत जो लखनऊ आज है, अयोध्या है, उसे साकेत कहते थे, और निचले वाले को श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। ऊपर वाले को साकेत और नीचे वाले की जो राजधानी थी उसे कहा जाता था उसे कहते थे श्रावस्ती। तो यह साकेत था ऊपर और नीचे श्रावस्ती था, श्रावस्ती था। उत्तर कौशल की राजधानी साकेत, दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और यहाँ पे जो इसके नरेश थे, इसमें महाकौशल हुआ करते थे, प्रसेनजनित थे, ये लोग होते थे। तो प्रसेनजनित की जो बहन थी उसकी विवाह बिंबिसार से किया था, कौशल ने बिंबिसार से किया था, क्योंकि मगध और कौशल के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करते थे काशी को लेकर के। तो इसने शादी कर दी अपनी बहन का, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। लेकिन अजातशत्रु जब आया इसका लड़का, तो अजातशत्रु भी जो है उसकी बहन से, उसकी बेटी से शादी कर लिया अजातशत्रु। किसकी बेटी से? तो प्रसेनजनित की बेटी से, जिसकी नाम था वजीरा, ठीक है। और अजातशत्रु ने मगध में इसको कौशल को मिला लिया। और प्रसेनजनित की बहन थी महाकौशला, उसे शादी किया था साकेत, ठीक है। तो बिंबिसार देख सकते हैं किस तरीके से अपना संबंध मजबूत रखा था। इसके बाद देख लेते हैं मल्ल, ठीक है। मल्ल जो है कुशीनगर देवरिया के आसपास क्षेत्र में थे। तो कुशीनगर देखिए, यहाँ पे कुशीनगर, ये नीचे देवरिया हो गया, यहाँ पे कुशीनगर फिर देवरिया, ये जो दो क्षेत्र थे। और यहाँ पे मल्लों का राज हुआ करता था। यहाँ पे पावा और कुशीनगर दो महत्वपूर्ण शहर थे इस समय के। और ये गणतंत्र थे, और बुद्ध जी की मूर्ति जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, क्योंकि ये पावापुरी में इनकी जो है हालत बिगड़ गई थी, और पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु हो गई थी। और अजातशत्रु ने मल्लों को हरा करके मगध राज्य में मिला लिया था। इसके बाद मत्स्य जो है, यह जो क्षेत्र था भरतपुर अलवर, देखिए भरतपुर अलवर जो है आगे का ही क्षेत्र है, यह पूरा यहाँ पे भरतपुर अलवर वाला है। और यह मत्स्य जो है जनपद महाजनपद थे, और इनकी राजधानी विराटनगर थी। और सबसे बड़ी बात है कि पांडवों का जो अज्ञातवास हुआ था, जहाँ पे एक मोम का घर बनाया गया था, महल बनाया गया था, और उसको जला दिया गया था। तो यह मत्स्य नगर में ही था, मत्स्य महाजनपद में ही इसकी पुष्टि होती है। और जो है इसको मगध में बाद में मिला लिया गया था। फिर हमने पांचाल देखा था, पांचाल नहीं देखा था। तो पांचाल में 5 जन मिल करके पांचाल बनाए थे, और यह बरेली और बदायूं वाले क्षेत्र में आता है। तो यह उत्तर प्रदेश के, यह उत्तर प्रदेश में बरेली बदायूं ऊपर पड़ता है, और यही क्षेत्र मिला के ये जो है बनाए थे किसने? तो पांचाल बना था। इनकी राजधानी अइछन और कंपिल थी। ऊपरी वाला जो क्षेत्र था उसे अइछन, और नीचे वाले को की राजधानी कंपिल हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद जो है सूरसेन जो है मथुरा में था। सूरसेन जो है मथुरा, जो आज का क्षेत्र है, मथुरा था, और इसकी राजधानी भी मथुरा ही हुआ करती थी।
और यहाँ पे यदु वंश का शासन था। यदु जो वंश थे इनका शासन मथुरा में हुआ करता था। इन्हें अवंतीपुत्र शासक भी कहा जाता था और ये बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। ये जो है बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे और ये जो है बुद्ध यहाँ पे एक बार आए भी थे मथुरा में, लेकिन उसमें बूढ़े हो गए थे, उतना ज़्यादा ये जो है चल नहीं पा रहे थे। अगला है वज्जी। वज्जी जो है वैशाली में है। वज्जी जो है वैशाली में है। और वैशाली कहाँ है तो बिहार में पड़ता है। वैशाली देखिए यहाँ पे है, वैशाली यहाँ पे है। तो जब बुद्ध जी आ रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो वैशाली में रुके थे। वहाँ पे जो है अलार कलाम जो था, जो इनके गुरु हुआ करते थे, पहले गुरु, इनसे इन्होंने संपर्क किया और बहुत से सांख्य दर्शन की बातें सीखी थी यहाँ पे। तो यह यमुना नदी के किनारे हमने क्या बोला, वज्जी ने वैशाली वाला है। तो यह वैशाली लिच्छवी विदेह और कुंडलग्राम को मिला करके 8 संघ मिला करके बनाया गया था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा चेटक था। यहाँ का राजा चेटक था और चेटक ने अपनी बहन जो है की शादी, चेटक की बहन की शादी किससे हुई थी तो महावीर की जो माता थी त्रिशला, उनके साथ हुई थी चेटक की बहन। और चेटक की पुत्री की शादी जो है वह बिंबिसार से कर दी, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बिंबिसार से, क्योंकि उसमें बिंबिसार कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था और सबको ये करने में लगा हुआ था। लेकिन कुछ समय तक वैशाली बचा रहा, लेकिन अजातशत्रु ने इसे अपने में हालांकि मिला ही लिया बाद में। ठीक है, ये लोग पशुपालन समुदाय से संबंध रखते थे। चेटक जो थे ये पशुपालन लोग करते थे और उसी से लोग का संबंध हुआ करता था, पशुओं को पालते थे। मगध हमने वत्स बताया। हाँ, वत्स जो है वत्स की राजधानी थी, वज्जी की वैशाली थी और वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी थी और ये यमुना नदी के किनारे थी। हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने मगध को भी देख लिया है। और अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से यह गणराज्य जो है आगे बढ़े और इसके बाद इनका क्या जो है महत्व है। और बुद्ध काल के समय कुछ गणतंत्र थे, छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, जिसमें बुद्ध जी खुद जन्म लिए थे और यहाँ पे इनके पिता जो सिद्धार्थ हुआ करते थे। सिद्धार्थ तो इन्हीं का नाम था। ठीक है, तो इनके पिता ही यहाँ के शासक थे। इनको कौशल जो थे, कौशल नरेश जो बरेलू बधाई वाले थे, इन्होंने इसको कपिलवस्तु को बौद्ध काल में ही इस पर आक्रमण करके या इसको मिला लिया था। केशपुत्र की कलाम, तो जो अलार कलाम थे बुद्ध जी के पहले गुरु, वे कलाम यानी केशपुत्र के ही वंश से आते थे और इनसे मुलाकात वैशाली में हुई थी। और ये जो कलाम थे ये काशी के आसपास यानी बनारस के आसपास इनका क्षेत्र था। कुशीनारा का महल, कुशीनारा का महल जहाँ पे कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, यह कुशीनारा था। वहाँ के छोटे छोटे गणराज्य थे। यहाँ पे फिर पावा के मल्ल, पावापुरी जो थे मल्ल थे, वहाँ पे हमने इसको बताया था, ये मल्ल राज्य के थे। और मल्ल की राजधानी क्या होती थी, बता सकते हैं कि मल्लों की राजधानी क्या थी। तो ये पावा और कुशीनगर जो है इनकी राजधानी थी। देवरिया के आसपास मल्लों का था। सुमसुमार पर्वत के भग्ग, यह आज की झारखंड में पड़ता है। बेटद्वीप बेतिया और रामग्राम का कोली। ठीक है, कोली वंश एक हुआ करता था, आपने इसे पढ़ा होगा, कोली वंश। ठीक है, इसके बाद पिपीलीवन के मौर्य, आज के जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पे मौर्य वंश के लोग थे, संबंधित थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक मोर पाया जाता था, इसलिए इसे मौर्य कहा गया।
और इन्हीं वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी को मौर्य या मौर्य कहा गया। ठीक है, मौर्य को ही मौर्य या मौर्य आज कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से संबंधित थे। मिथिला के विद्रोह, मिथिला में राजा जनक हुआ करते थे और यह तराई क्षेत्र में था, उत्तर प्रदेश के मिथिला। और वैशाली के लिच्छवी हमने देखा ही है। ये बुद्ध काल के समय यह गणतंत्र हुआ करते थे। इसके बाद जो है आगे हम लोग ये देखेंगे कि अब ये जो गणराज्य थे पतन कैसे हो गया, यह कैसे इनका धीरे धीरे नाश हो गया। तो बता दें कि जो गणराज्य से इनकी जो स्थिति थी धीरे धीरे गिरती गई, क्योंकि इनमें आपसी फूट की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। उच्च पद जो थे वे अनुवांशिक हो गए थे, मतलब कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से जो है अनुवांशिक हो चुके थे, जिससे इनमें क्रियाशीलता और यह कम हो गई थी और जो ये लोग ज़्यादा आलसी हो गए थे, काम करना नहीं चाहते थे। और इसके बाद जब समुद्रगुप्त आया तो किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो अपने तरह का हो चाहे दूसरे तरह का हो, सबको तोड़ फोड़ के अपने राज्य में मिला लिया, यानी एक कर लिया। इस तरीके से गणराज्यों का पतन हो गया। अब मगध का उत्कर्ष, मगध किस तरीके से आगे बढ़ता गया और ऊंचाइयों को छूता गया और लास्ट तक भी मगध ऐसे ही बना रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ अच्छी खासी भूमि थी, मगध में उपजाऊ भूमि थी, यहाँ पे लोहे की खान थी। लोहे की खान है तो यहाँ पे शस्त्र और अस्त्र का निर्माण आसानी से हो जाता था, ताकि कोई अगर हराने का प्रयास करे तो इसका उपयोग करके उनको धराशायी कर देते थे। ये यहाँ पे हाथी यहाँ के जंगलों से खूब मिल जाते थे, जिससे हाथी को की गजछना बनाई जाती थी। और गंगा नदी जो थी यहाँ पे यातायात के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। गंगा नदी में नाव से जो यातायात किया जाता था, साथ ही व्यापार का भी उपयोग होता था इससे। तो देख सकते हैं कि मगध का किस तरीके से मतलब अच्छा खासा प्रभाव रहा है, इसका उपयोग ये लोग किए थे। और ये लोग आर्य से सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित रहे, क्योंकि जो आर्य है अभी तक काशी तक ही पहुँचे थे, काशी के नीचे नहीं आए थे। और जब काशी के नीचे नहीं आए थे तो यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से इन लोग का काज चल रहा था। इसमें कोई भी आडंबर या प्रथाएं या जो यज्ञ योग्य का जो प्रक्रिया था यह था नहीं, इससे ये कुशल रहे, इनके जो राजा थे कुशल रहे और ये जो है अपने समाज में या अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए ही पूरा जीवन समर्पित किए थे। और उसके बाद जब बुद्ध और जैन आए तो यहाँ के लोग पूरी तरह से बौद्ध और जैन हो गए, और इसके बाद आर्य फिर यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए, आर्यों का बोलबाला हो ही नहीं पाया। इसलिए यह लगातार ऐसे ही फला और फूलता रहा। अगर बौद्ध और जैन का उदय नहीं हुआ होता तो आर्य यहाँ भी जा करके बिगाड़ दिए होते सब, और यहाँ पे अपने नियम कानून यानी यज्ञ योग्य करके इसको जिस तरीके से इसका उत्कर्ष रहा उतना अच्छे से नहीं हो पाता। अब देखते हैं हम लोग कि मगध वंश का किस तरीके से उत्पत्ति हुई, मगध जो है कैसे अब बढ़ता गया। तो यहाँ पे यह जो है भारत है और यहाँ तक यूपी था, इसके बाद यहाँ पे यह पूरा बिहार है। और बिहार में ही एक पटना है, ये गंगा नदी किनारे, यहाँ पे गंडक नदी आके मिलती है। और पटना ही पाटलिपुत्र कहलाया और इसी को मगध उस समय कहा जाता था। पुराणों में बताया गया है कि इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। पुराण, क्योंकि देखिए हमें बहुत सी चीज़ें पुराणों से भी मिलती हैं, और पुराणों में महाभारत और रामायण काल की जानकारी भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए हम पढ़ते हैं महाभारत रामायण को, क्यों पढ़ते हैं?
क्योंकि यह बहुत सी जानकारी हमें इतिहास से रूबरू कराता है। हम बाइबिल और कुरान नहीं पढ़ते हैं, अन्य कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है जो इतिहास से संबंध रखता हो। तो हमें इतिहास पढ़ना है तो जहाँ जहाँ से इतिहास मिलेगा हम उसे ज़रूर खंगालेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों से मिलता है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसका नाम भी हमें देखने को मिलता है इतिहास में। तो पुराणों में बताया गया है कि बृहद रथ जो है यह मगध की स्थापना किया था और यह महाभारत काल में था। महाभारत काल में बृहद्रथ था और इसका पुत्र हुआ जरासंध। जरासंध भी है, इसका पुत्र जरासंध हुआ और जरासंध का पुत्र जो है मृत्युंजय या रुपुंजय, इसका पुत्र था रुपुंजय। और रुपुंजय जो है इसने क्या किया कि जरासंध का पदवी संभाला और इसको मारने का काम इसके मंत्रिक जो पुलिक था उसने हत्या कर दी। रुपुंजय की हत्या जो है इसका मंत्री था, उसका नाम था पुलिक, उसने इसकी हत्या कर दी और अपने बेटे को बैठा दिया। और इसने जिसने अपने बेटे को बैठाया उसकी हत्या इसके मंत्री ने कर दी। और इसने मंत्री जो जिसने किया था, इसने अपने बेटे बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठाया, मगध की राजगद्दी पर, और उसे मगध का शासक बनाया। ठीक है। और यह जो है हर्यक वंश की स्थापना यहाँ से होती है। और यहाँ से हमें कई जगहों से, कई साहित्य से हमें साक्ष्य मिलते हैं और एक तारीख के हिसाब से हमें मिलते हैं कि कब क्या हुआ था हर्यक वंश से। इसके पहले हमें केवल नाम मिलता है, तारीख का कोई अता पता नहीं है। नहीं तो हम जरूर कोरिलेट करते हैं कि बृहद्रथ कब आया था, इसने कब जो है स्थापना की थी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बिंबिसार को पढ़ेंगे। तो भाई बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है, कह सकते हैं बिंबिसार को। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। बिंबिसार को जो है दीपवंश में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है किसमें? तो दीपवंश में। दीपवंश यह बौद्ध धर्म का एक साहित्य है। इसमें बिंबिसार के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें से हम खंगाल के लाते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें जो है बिंबिसार ने कौशल नरेश जो कि आज का फैजाबाद बदायूं जो क्षेत्र है, कौशल, उनकी जो बहन थी महाकोशला, ठीक है, महाकोशला से उसने शादी कर ली, महाकोशला से शादी कर ली और मित्रता को अंजाम दिया। इसी के साथ जो है जब इसने शादी की तो काशी का कुछ क्षेत्र इसे मिल गया, क्योंकि कौशल ने काशी को हराकर अपने में मिला लिया था। तो इसे काशी का कुछ क्षेत्र जो है दहेज में मिल गया था। तो इस दहेज जो मिला था, इससे जो आय होती थी काशी वाले क्षेत्र से, उसकी 1 लाख मूल्य थी। 1 लाख क्या थी? मुद्रा थी। तो हम इससे यह चीज़ सीख लेते हैं कि उस समय बिंबिसार के समय मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लोग मुद्रा को जान चुके थे और मुद्रा में ही चीज़ों का गणना किया जाता था। और इसके बाद जो है लिच्छवी के चेटक जो थी, लिच्छवी राजा चेटक, लिच्छवी एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक है। तो लिच्छवी
के राजा चेटक थे। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह फिर यह बिंबिसार से किया था, बिंबिसार से किया था और मित्रता का व्यवहार करना चाहा था। ठीक है, लेकिन बाद में जो इसका बिंबिसार का पुत्र था उसने लिच्छवी को मिला लिया था, चेटक की पुत्री से विवाह किया था। और चेटक की बहन से किसने विवाह किया था? तो महावीर के जो पिता थे उसने चेटक के विवाह किए थे और उनकी जो महावीर की माता थी तीर्षला थी। तो नई जानकारियां हैं ये सब। इसके बाद जो है उसने अंगराज्य जो था अंगराज्य को ब्रह्मदत्त जो थे, ब्रह्मदत्त अंगराज्य जो है मुंगेर के क्षेत्र था और यह बिहार जो पटना है, यह यहाँ पटना है तो यहाँ पे यह अंगराज्य था और यह अंग की राजधानी चंपा थी। और चंपा जो है एक चंपा नदी के किनारे बसी थी और चंपा नदी से ये दोनों राज्य अलग होते थे। इनको ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसार ने इसको मगध में मिला लिया था, इसको मगध में मिला लिया था। किसने? तो बिंबिसार ने। अब इसके बाद जो है एक और राजा थे चंद्रप्रद्योत, जो कि अवंतिक राजा थे। चंद्रप्रद्योत यह अवंतिक राजा थे और अवंती आज का मालवा वाले क्षेत्र में पड़ती है। अवंती आज का मालवा के क्षेत्र में पड़ता। तो इन्होंने मालवा चंद्रप्रद्योत एक बार पांडु रोग से यह प्रभावित हो गए थे। इन्हें रोग बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, सही नहीं हो रहे थे। तो इनकी दिन दशा दुखी दशा को देख करके बिंबिसार को दया आया और सोचा कि हम जो है इस तरीके से भी मित्रता कर सकते हैं और अपने राजवध जीवक को भेजा था पांडुरंग चंद्रप्रद्योत के रोग को ठीक करने के लिए। इसने जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में भी कुछ सालों तक रखा हुआ था। अब चंद्रप्रद्योत का पांडुरंग ठीक हो गया और इन्होंने बिंबिसार को कहा कि आप अपना यह राज्य भी संभालिए, आप अच्छे राजा हैं और प्रजा का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो इस तरीके से जो है अवंती को भी बिंबिसार ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो साथ में जो है गंधार जो नरेश जो है, एक बार गंधार नरेश की लड़ाई हुई थी एक राजा से और गंधार ने एक अपना सेवक भेजा था या अपना राजदूत भेजा था कि हमारी सहायता की जाए। किसने? गंधार नरेश ने। इसमें पेशावर वाला क्षेत्र आता है, गंधार वाले क्षेत्र में जो कि जो है अफगानिस्तान में आता है। गंधार, यह गंधार हो गया, पेशावर हो गया, कंधार हो गया, ये सब क्षेत्र आते थे। तो इसने एक बार राजवध इनको एक मैसेज भेजा था, अपने राजदूत से भिजवाया था और इनसे जो है कहा था कि हमारी सहायता की जाए। लेकिन बिंबिसार अब किसी अन्य राजाओं से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया कि हम जो है नहीं सहायता कर पाएंगे। तो यह होता है एक राजा की तरह सोचना। राजा ने सही निर्णय लिया था। आप बताइएगा क्या एक राजा का सही निर्णय था? आगे है अजातशत्रु। जो है अजातशत्रु, यह बिंबिसार का एक पुत्र था और बिंबिसार बताया जाता है कि बिंबिसार को इसने हत्या करके अपनी राजगद्दी प्राप्त की थी। इसे पितृहंता का दर्जा दिया जाता है। कई साहित्य में तो यह भी बताया जाता है कि अजातशत्रु ने का एक चाचा का लड़का था अजातशत्रु का, उसने उकसाया था बिंबिसार को मारने के लिए। एक और ऐसे ही बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश में हमें मिलता है कि अजातशत्रु ने इन्हें कैद कर लिया था बिंबिसार को और वह जो है अपने आप अपने जहाँ कैद होते थे वहीं पे बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली। तो कई चीज़ों में कई बातें लिखी गई हैं
हमने आपको बताया। इसको कुणिक भी कहा जाता था, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो है बहुत ही पराक्रमी था। इसने कौशल को मगध में मिला लिया। चूँकि कौशल के जो प्रसन्न जनित थे उससे विवाह तो किए थे बिंबिसार, लेकिन इसने पूरी तरह से मिला लिया। कहा कि अब मित्रता से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूरा चाहिए। ठीक है, हमें आपकी केवल एक बेटी नहीं, हमें जो है पूरा साम्राज्य चाहिए। इसने वज्जी तो था, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, आज का जो वैशाली वाला क्षेत्र है अभी है इसमें। तो इसने वज्जी को हरा करके वैशाली को जीत लिया था। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि बताइए हम वैशाली को कैसे जीत सकते हैं, वैशाली को मुझे जीतना है, अपने मगध में मिलाना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप मिलाना चाहते हैं तो आप इनमें आपसी फूट करके ही मिला सकते हैं, इसके अलावा आप इनसे अन्य कोई तरीका से नहीं उपाय कोई है। तो अजातशत्रु भी कम थोड़े था, उसने भी अपना दिमाग लगाया और अपने मंत्री वर्षकार को, इनके मंत्री थे वर्षकार, इसने भेज दिया कि जाओ भैया आप जो है इनके बीच फूट डालने का प्रयास करो और गुप्तचर की तरह सारी योजनाओं को बताओ। और उसने युद्ध भी किया था वज्जियों के साथ और लास्ट में इसे मगध में मिला ही लिया। इस वाले युद्ध में इसने रथमूसल और शिलाकंडक नामक हथियार प्रयोग किया था। शिलाकंडक हथियार प्रयोग किया था और उन्होंने मल्लों को भी जीत लिया था। जो मल्ल थे कुशीनगर वाले, पावापुरी वाले, इनको भी मगध रण में मिला लिया था। जो कुशीनगर थे पावापुरी वाले थे और यहीं पे पावापुरी में ही बुद्ध जी की तबीयत खराब हुई थी और महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, महावीर जी ने। तो ये सब बातें हैं। इसके बाद इस समय बुद्ध जी तो बिल्कुल थे, तो यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म मगध में दोनों चल रहा था। अजातशत्रु जो है वैसे तो जैन धर्म को ज़्यादा प्रेफर किया था, लेकिन बौद्ध धर्म भी समझिए कि साथ में था, इतना भी बौद्ध धर्म से दूरी नहीं था, दोनों साथ साथ में चल रहे थे। अब इसके जब यह यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया, कितना में, तो 498 में यह किया था, अपनी राजगद्दी प्राप्त की थी। और बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व में यह अपना राज्य स्थापित किया था, BCE में, समझ सकते हैं। और 8वें वर्ष 480 में बुद्ध जी की मृत्यु हो गई। बुद्ध जी की मृत्यु होने के बाद इन्होंने, किसने, तो अजातशत्रु ने जो है राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था और सप्तकर्णी गुफा में इनके ही समय पहली संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति पहली हुई थी। किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी। और यह कहाँ हुई थी, तो यह सप्तकर्णी गुफा में, सप्तकर्णी गुफा में यह जो की गई थी। इसमें हमने बताया था ट्रिक, राम आ जाओ, राम आ जाओ, यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक से जो प्रथम संगीति है, पहला संगीति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रहस्य हो गया राजगृह, यानी जो प्रथम संगीति हुई थी पहला वाला, वह राजगृह में हुई थी। दूसरी बात कि महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। महाकश्यप जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और आज से अजातशत्रु क्या थे, इस समय शासक हुआ कर रहे थे मगध के। तो यह तीनों चीज़ हम जो है इन ट्रिक से समझ लेते हैं। इसके बाद
बड़ी ही महत्वपूर्ण और एक और घटना होती है। इनका पुत्र जो था उदाइन जो था इसी अजातशत्रु का पुत्र था। उदाइन इसी अजातशत्रु का पुत्र था। इसने 469 ईसा पूर्व में 469 BCE में 461 में शायद 461 सही रहेगा, 461 BCE में इन्होंने जो है उदाइन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो एक देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जिस तरीके से किया हो, और उसी तरीके से उसकी भी मृत्यु उसके पुत्र उदाइन ने भी कर दिया। तो यह कितनी मतलब मार्मिक एक तरीके से बोल सकते हैं बात है। और इसमें इस तरीके से गद्दी पर बैठा और उदाइन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना भी की। उसके पहले यह राजगृह हुआ करता था, लेकिन उदाइन ने इसे पाटलिपुत्र बना दिया और इसके चारों तरफ जो है सुरक्षा के लिहाज से दीवार का भी निर्माण कर दिया था, किला जो है भी बनाया था। किसने? तो उदाइन ने। यह जैन धर्म का पूरी तरीके से फॉलो करता था, जैनीय व्यक्ति था, ठीक है। और बताया जाता है कि इसने अपने पिता की छुरा घोंप कर हत्या की थी। देख सकते हैं कितने निर्मम तरीके से राज्य को प्राप्त करने के लिए छुरा घोंप करके उदाइन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और इसका अंतिम शासक था नागदशक, ठीक है। बताया जाता है कि जो नागदशक था यह अच्छा राजा नहीं था, आलसी व्यक्ति था। तो यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने नागदशक को इस अपने समाज से बाहर कर दिया था, अपने देश से बाहर कर दिया था। इसको क्या बोलते हैं उसको कि वनवास कर दिया था इनको, कि अब आपको जो है बहिष्कार बोलते हैं इसको, वो कर दिया था। और बाद में जो है फिर एक सभा बुलाई गई यहाँ पे राजगृह में, तो शिशुनाग को राजा बना दिया गया। अब जब शिशुनाग राजा बना तो इसने अवंती को जीत लिया, अवंती को पूरी तरह से अपने राज्य में मिला लिया। अवंती की सेवा की थी जाकर के अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की, जिसने बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने, ठीक। और वैशाली अपनी राजधानी बनाए। शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी जो है हटा करके वैशाली लेके चला गया। यह राजधानी अपना चेंज करते थे, क्योंकि उदाइन आया था तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, उसको पूरी तरह से घेर लिया था, उसका किलेबंदी कर दिया था। और शिशुनाग जो है वैशाली अपनी राजधानी को ले गया था, क्योंकि वहाँ की कुछ जनता थी जो कि विरोध में आ गई थी, क्योंकि ये जो है अपना साम्राज्य का विस्तार नीति अपना रहा था। इसलिए जो है यहाँ की जनता से अपना मोह छोड़ने के लिए और अलग होने के लिए जो है अपनी राजधानी को वैशाली ले गया था। इसके बाद जो है अगला राजा बना कालाशोक। कालाशोक जो था इसी शिशुनाग का एक पुत्र था। कालाशोक इसी शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। और कालाशोक भी एक अच्छा खासा जो है राजा हुआ करता था। इसके समय बौद्ध की द्वितीय संगति हुई थी, दूसरी संगति हुई थी, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग ने तो वैशाली ले गया था, लेकिन कालाशोक ने अपनी राजधानी को जो है कहाँ लेके आ गया? पाटलिपुत्र लेके आ गया, ठीक है। पाटलिपुत्र लेके आ गया, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है सुरक्षा के लिहाज से अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे जो है दो नदियाँ थी, नदियों को पार करना इतना आसान था नहीं था। एक तरफ से गंगा नदी थी, दूसरी तरफ से सोन नदी थी, एक तरफ गंडक भी नदी थी। तो यह सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मतलब कि ऊपर से आने के लिए
या उत्तर भारत की तरफ से इसे आने में, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने में या राजा को जीतने में, हराने में जो है उतना आसान नहीं था, क्योंकि जब आएंगे तब तक ये अपनी सारी व्यवस्था दुरुस्त कर लेगा और क्या करेगा, लड़ाई आसानी से कर सकता है। तो ये सब बातें हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि दूसरी संगीति हुई थी, तो सेकेंड संगीति का क्या ट्रिक है, तो हमने बताया राम आ जाओ मुझे बस में कर लो, मुझे वश में कर लो, मुझे वश में कर लो। तो सेकेंड या संगीति थी, तो म से हो गया। दूसरी संगीति जो है म से हुई थी, कहाँ पे, तो दूसरी संगीति जो हुई थी वैशाली में। दूसरी जो थी वैशाली में, यहाँ से लेंगे, वैशाली में हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष था वह सभा कामी था। इसमें अध्यक्ष जो था सभा कामी था। मुझे जो है ये एक पूरक है, इसको नहीं लेंगे। तो वैशाली में हुआ था और इसमें सभा कामी इसके अध्यक्ष थे, सभा कामी अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कर है तो कालाशोक, कालाशोक जो था यहाँ पे राजा हुआ करता था। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित था और इसने जो है द्वितीय संगति बुलाई थी। साथियों, संगीतें जो बुलाई जाती थी, ये लोगों में जो मतभेद हो जाता था उसके लिए और कई रचनाओं को मिला करके एक किताब लिखने में इस समय महत्वपूर्ण होता था। और दूर दूर से लोग बुलाए जाते थे ताकि राजा की एक शान भी इससे बढ़ती थी और लोगों में एकता का पाठ यहाँ पे बताया जा सकता था। लोगों को एक सूत्र में बांधा जाता था इस संगीति के द्वारा। तो कालाशोक के समय दूसरी संगीति हो गई। इसके बाद जो है इसकी हत्या नंदवंश ने कर दी। ठीक है, इसकी हत्या नंदवंश के महापद्मानंद, नंदवंश के महापद्मानंद ने कर दी। और कालाशोक को क्या किया था, इसने मार दिया था। कालाशोक की हत्या करके इसने महापद्मानंद ने अपनी बनाई थी और यह इसका मंत्री ही हुआ करता था। और यह महापद्मानंद जो था बहुत ही ज़्यादा आक्रामक था और जो भी इसके विरोध में खड़ा होता था उसके साथ बुरा हाल करता था। ठीक है, इसे उग्रसेन भी कहा गया है। इसे पुराणों में उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन मतलब कि गुस्से वाला। ठीक है, इसे गुस्से वाला कहा गया। और महापद्मानंद के जो पिता थे वे एक क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी माता जो थी वह शूद्र थी। इन्हें शूद्र थी माता इनकी, तो इसे शूद्र पुत्र भी कहा जाता है। इसे शूद्र पुत्र भी कहा जाता है। और बताया था कि यह एक नाई, जो नाई होते हैं, नाई जो बाल काटने होते हैं, नाऊ, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था, महापद्मनानंद का। इसमें जो है हाथी गुफा जो है, हाथी गुफा जो है कलिंग जो था विजय के बारे में लिखा गया। जो कलिंग विजय नंद ने भी किया था, कलिंग विजय किया था नंद ने, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो हाथी गुफा मिलती है। और जब यहाँ पे किया था तो यहाँ से एक जैन की मूर्ति लेके आए थे, जैन भगवान की, महावीर जैन की मूर्ति ले आकर के इन्होंने अपने मगध में इसकी स्थापना की थी और अपना पराक्रम दिखाया था। ठीक है, तो इन्होंने उड़ीसा को भी जीत लिया था, इसने कलिंग को जीता था। और वहाँ पे जाके एक नहर भी बनवाई थी। महापद्मानंद ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था, जाके खेती अच्छी खासी हो सके, और उन्होंने कलिंग को जीता था, इसलिए इसे उग्रसेन कहा गया। और लेकिन अशोक की तरह नहीं था, अशोक से कम में था। अशोक तो भाई साहब एकदम रक्तपात मचा दिया था,
चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ था। कितने न जाने लोग विधवा हो गए, महिलाएं हो गई थी, बच्चे कि माता पिता दोनों लोग एक साथ मारे गए थे ऐसे युद्ध में। तो बहुत सारी समस्या इसमें देखने को मिली थी। और अब धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो अपना क्षेत्र था अब धीरे धीरे गोदावरी के नीचे तक हो गया था। गोदावरी जो नदी है वहाँ तक, बंगाल तक, और ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है जिसको सिकंदर आगे बढ़ने से मना कर दिया उसके सैनिकों ने, फिर वहीं से वापस लौट गया था, वहाँ तक इस महापद्मानंद का शासन हुआ करता था। क्योंकि अब इसके बाद आगे बढ़ता तो अब महापद्मानंद के बेटे घनानंद से इसकी लड़ाई होती, और इसके ऊपर जो झेलम और ब्यास नदी के बीच में पोरस का राज्य हुआ करता था। तो उसको तो राज्य था, लेकिन अब झेलम को आगे बढ़ना क्योंकि बड़ी मुश्किल था। क्योंकि साथियों जब वहाँ से वो निकला था तो वह बसंत ऋतु के बाद निकला था। कहाँ से? तो अपने यूरोप से। लेकिन यहाँ पे आते थे बारिश का मौसम आ गया, तो किसी तरह बारिश के मौसम में आगे बढ़ा। लेकिन जब ब्यास नदी को पार करने का देखा तो एकदम बढ़ियाई हुई थी नदी, इसको पार करना इतना आसान था नहीं, इसलिए इसने छोड़ करके वापस लौट गया और जो है अपना जो अभियान था विश्व विजय का उसने छोड़ दिया। और 2 ही साल में जा जाते बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसकी वहाँ पे काम खत्म हो गया। वहीं पे बेबीलोन में ही इसका मकबरा या बोल सकते हो इसका समाधि भी बना हुआ है। तो इसके मित्र थे एक पढ़नी, महापद्मानंद के मित्र कौन थे? पढ़नी, मित्र जो थे पढ़नी। और पढ़नी ने ही अष्टाध्यायी लिखा था। पढ़नी ने अष्टाध्यायी अपनी पुस्तक लिखा था और अष्टाध्यायी में बताया गया है कि कुल 22 महाजनपद थे। महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है पढ़नी में। तो मित्र कौन था? पढ़नी, और किसका? महापद्मानंद का था। इसके बाद इसका लड़का घनानंद आता है। इसका पुत्र था घनानंद। यह भी एक शासक था, लेकिन उतना अच्छा शासक नहीं था। यह जो है जो राज को भोगने में लगा था। जो महिलाएं थीं वहाँ की रानियाँ, उनके साथ यह हमेशा विलासिता में जीवन जीता था, नाच गाना खूब करवाता था। तो यह इस तरीके से अपने राज्य की चिंता छोड़ दी थी। क्योंकि अगर घनानंद जो है पोरस को देखा था, पोरस ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी सिकंदर के साथ, और जानता था कि अगर सिकंदर भारत में पधारा तो घनानंद कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि घनानंद जो है सुर और सुरा में क्या है? व्यस्त है, उसी में मदमस्त है। उसे किसी चीज़ की ख्याल ही नहीं है कि हमारे देश में क्या होने वाला है, हमारी भविष्य कहाँ जा रहा है। लेकिन इस बात से वाकिफ थे चाणक्य। चाणक्य जो है यहाँ पे लेकर आए, अपनी विचारधारा को बताया कि आपके राज्य में ऐसा हो सकता है, आप जगिए, इस अपने सुरासुरी को छोड़िए और आइए इस वास्तविक जीवन में। और अगर अब नहीं संभले तो फिर यह आपका राज्य नष्ट हो जाएगा और सिकंदर अपना राज्य क्या कर लेगा? आपका राज्य को एकदम नष्ट कर देगा। लेकिन इसकी बात एक नहीं मानी घनानंद ने, और नहीं तो इनकी बेइज्जती भी कर दी। अब इनकी बेइज्जती करने के बाद इन्हें बुरा लगा और इसके बाद यहाँ से यह निकले और घूमते घूमते यह चले गए थे गोरखपुर की तरफ। और वहाँ से जो है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, इनको जो है एक खेल में इनसे मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य का। और वह खेल था जो है न्याय का, ठीक है, कि न्याय कैसे करना है। तो वह न्याय बहुत अच्छा करता था चंद्रगुप्त मौर्य। इस न्याय को से बहुत ही प्रभावित हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए भी अच्छा खासा ये जाने जाते थे बाद में भी। इसलिए इन्हें न्याय को देख करके इन्हें अपने साथ ले आया। और कुछ लोग बताते हैं कि इनकी जो माता शुभद्रांगी थी,
ठीक है, सुभद्री या बोल सकते हैं, या सुभद्री। तो उनको इन्होंने पैसा देकर भी खरीदा था। मान जाता है कि इन्होंने जो है कुल 90 से लगभग 100 के बीच में पैसे दे करके खरीदा था। ठीक है, और चंद्रगुप्त को ला करके इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रशिक्षित किया, तक्षशिला अपने विश्वविद्यालय में ला करके, और इन्होंने लड़ना सिखाया और इसको राजा की तरह ट्रीट किया। ठीक है, और धीरे धीरे चंद्रगुप्त क्या बन गया, राजा बन गया। तो गणानंद जी ने आगे क्या किया कि यह अंतिम था, इसे जंडमीज भी कहा गया। इसका नाम जंडमीज भी था, जंडमीज, और यह जो बौद्ध ग्रंथों में जंडमीज का नाम मिलता है। ठीक है, और 322 में चाणक्य के साथ मिल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया था। और इसको हराने में एक राजा थे कश्मीर के, परांतक, जो है उससे इन्होंने मदद लिया था। ठीक है, परांतक से इन्होंने मदद लिया था और इन्होंने क्षत्रियों को पूरी तरह से नाश कर दिया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जो है आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे हखमनी वंश। आगे हमारा है हखमनी वंश। इस तरीके से पूरा हर्यक वंश समाप्त हो जाता है, और हर्यक के साथ हो गया शुंग वंश, शुंग के बाद नंद वंश। ठीक है, नहीं, हर्यक हो गया शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग के बाद कौन सा? नंद वंश। यह 3 हमने वंशों को देख लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इसी समय कुछ 600 से लगाई 300 ईसा पूर्व के बीच कुछ अन्य राज्य भी उदय हुए थे जो विदेशी राज्य से, जैसे हखमनी वंश जो था वह, और सिकंदर वंश था। सिकंदर का कैसे उद्भव हुआ था यह भी इसी वीडियो में देख लेंगे। और इसके बाद जो है हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 300 ईसा पूर्व से शुरू करेंगे, मौर्य काल और मौर्य समकालीन काल पढ़ के ख़त्म कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। अब इसी नंद वंश और बिंबिसार या शिशुनाग वंश के समकालीन और ईरान में तथा यूरोप में जो सिकंदर था और ईरान में हखमनी वंश, ये समकालीन थे। तो हमें इनका प्रभाव भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव से हमारे भारत में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थी और नया आयाम देखने को मिला। जैसे में अशोक जो शिलालेखों पर लिखने का जो तरीका पता चला इसे, तो यह ईरानियों से पता चला, जो हखमनी वंश का था इससे पता चला था। और जो यूनानी थे, सिकंदर आया था, इससे ये लोग पता किए कि जो राजा होता था उसके सिक्कों पर राजा का चित्र बना दिया जाता था। तो ये लोग इस चित्र को अपने सिक्कों पर कॉपी कर लिए, जिससे हमें इतिहास समझने में महत्वपूर्ण और समझदारी समझ में आती है कि यह सिक्का किस राजा का होगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा समाज जो है या हमारा राज्य व्यवस्था इन विदेशियों के आक्रमण के कारण कैसे बदल गया। तो आइए हखमनी वंश पढ़ते हैं। यह है हखमनी वंश। क्या है? हखमनी वंश। हखमनी वंश यह आज के ईरान वाले क्षेत्र में आता है और ये लोग पारसी धर्म से संबंधित थे। ये लोग पारसी हुआ करते थे। पारसियों का जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम क्या है बता सकते हैं तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ईरान जो था, ईरान में 558 ईसा पूर्व में 558 BCE में साइरस जो था उसने स्थापना किया हखमनी वंश का। साइरस II इसने स्थापना किया किसका? ईरान का। और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो 516 में डेरियस
से फर्स्ट डेरियस बाहु जो था उसने राजा का बागडोर संभाला, राज्य का बागडोर संभाला। डेरियस बाहु जो था सेकेंड, डेरियस बाहु फर्स्ट, इसने भारत में घुसने का प्रयास किया। डेरियस बाहु ने, जबकि साइरस ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन ये जब भारत में घुसा तो इसने कंबोज, कंधार और सिंध को जीत लिया। कंबोज और जो कंधार था, ठीक है, कंबोज कंधार, यह कंबोज जो महाजनपद था, इसमें इसी कंबोज में कंधार और कश्मीर आता था। तो इसने जीत लिया और भारत में अब घुसने का इसका रास्ता बन गया था। अब आगे बढ़ के यह अन्य क्षेत्रों को जीत सकता था। कब? 516 में। और इस समय अभी तो बिंबिसार का उदय भी नहीं हुआ था। उदय 544 में होता है, 544, ठीक है। अभी जो है जो डेरियस बाहु था अब बिंबिसार के समकालीन था, ठीक है, इसके समकालीन यह था। अब जो है, लेकिन बिंबिसार कहाँ का था? तो यह मगध का शासक था। ऊपर बहुत से छोटे छोटे कंबोज थे, इधर हस्तिनापुर था, मल्ल था, ये लोग छोटे छोटे राजे थे, काशी थे, इधर कौशल था, ठीक है, उधर जो मालवा वाले क्षेत्र में अवंती वाले थे। तो ये लोग थे अलग अलग। तो इनका जो है अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये लोग अलग अलग थे और अलग अलग महाजनपद था, कोई किसी से मतलब नहीं रखा। और यहाँ पे ये जो कंबोज और कंधार वाला क्षेत्र था, हार गया भारत, और भारत के हाथ चला गया। और पता किसके हाथ में गया? तो यह डेरियस बाहु के हाथ में गया। इसके बाद जो है हेरोडोटस के हिसाब से बताया कि यहाँ से जो है जब यह जीत लिया किसको? कंबोज और कश्मीर के क्षेत्र को, कंधार को लेकर के, तो बता सकते हैं कि जो कंबोज की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। अब डेरोडोटस एक इतिहासकार है और इनके अनुसार बताया गया है कि जो डेरियस बाहु था इसका यह 20वां प्रांत था, 20वां प्रांत था। इस प्रांत से यह 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त करता था हर साल। इसी के साथ साथ 517 में इसने एक नौसेना भी बनाई थी और इसने सिंधु नदी की खोज में आगे भेजा था कि सिंधु नदी, पता चलो कि सिंधु नदी कहाँ कहाँ जाती है, किन किन क्षेत्रों में जाती है, सिंधु नदी के आसपास क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्षेत्रों को जीतेंगे। तो ये कितना जो है इसका दूरगामी था विचार इसका। अब इसके बाद जो है दारा थर्ड आया, ठीक है। अब वह जो है आरवेल का युद्ध में दारा थर्ड, इसी तरह से लास्ट में दारा थर्ड एक शासक हुआ जो इसी हकमनी वंश का था और उसको सिकंदर ने क्या कर दिया? हरा दिया सिकंदर ने। तो सिकंदर ने जो हकमनी वंश था इसको तो हराया था, साथ में बेबीलोन का जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इराक की सभ्यता जो थी और सीरियन सभ्यता थी, सबको नष्ट कर दिया था। अगर नष्ट नहीं होता तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सी जानकारी मिल जाती हमें मेसोपोटामिया सभ्यता से, क्योंकि जो भी कुछ पढ़ा लिखा जानकारी नहीं मिला है तो ये लोग रहते तो जरूर हमें पढ़ के समझाते, कुछ बताते जानकारी, तो इससे हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कुछ हासिल कर लेते। लेकिन सिकंदर ने आया तो सबको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया और वहाँ पे जो है अपनी ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। तो दारा भी यहाँ पे हार गया, खत्म हो गया। अब सिकंदर जो है यहाँ का एक क्षेत्र अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन कहता है कि किसी का यह धरती नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोग आए, बहुत से गए, यह भारत धरती है और यहाँ पे भारत के लोग ही हमेशा क्या करेंगे? शासन करेंगे, विदेशी शासन नहीं कर सकते। अब देखिए इस प्रभाव क्या पड़ा। जो हकमनी वंश थे, ईरानी थे, इनका भारत में आने पर बहुत सारे प्रभाव देखे गए। तो सबसे पहली बात है कि अरमाइक लिपि में कुछ लिखा गया है
कुछ अष्टमभिलेख हैं अशोक के, वह अरमाइक लिपि में हैं, कुछ तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए। तो अरमाइक लिपि की जानकारी इन्हें पता चली अशोक को, तो इसने अरमाइक लिपि में भी बहुत सी अपने शिलालेखों को लिखवाया था। पाकिस्तान में जितने शिलालेख हैं वो सब खरोष्टी लिपि में है, जिससे पता चलता है कि यहाँ तक अशोक का राज्य क्षेत्र था, क्योंकि अरमाइक लिपि में है तो यहाँ के लोगों को भी अपनी जानकारी शेयर बताने के लिए, वहाँ के नियम समझाने के लिए यह शिलालेखों का निर्माण कराया जाता था। इन्हें लिपि पता चली ये चीज़। यहाँ से खरोष्टी लिपि का भी विकास हुआ, और मौर्य काल में जो वास्तुकला थी इन्हीं का प्रभाव थी। मौर्य काल में हम जो वास्तुकला देखते हैं, घर बनाने का, महल बनाने का, तो यह हखमनी वंश से ही ये लोग सीखे थे। सिर मुंडन कराया जाता था, तो यह हखमनी वंश से ही पता चला है, यानी इन ईरानियों से पता चला है। साथ में अंगरक्षक जो रखते थे महिलाओं को, वह भी इन्हीं लोगों से सीखा है। और हेरोडोटस जो है यहाँ पे आया था। हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस एक इतिहासकार था, और इसे ही इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस। इन्होंने भारत के सूती वस्त्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और इससे सीख प्राप्त किया कि सूती वस्त्र जो है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो सेना होती थी, सैनिक, वे सूती वस्त्र के कपड़े पहना करते थे, और इन्हें देखकर ये बहुत ही प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर दूसरा विदेशी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पहला कौन था? तो हखमनी वंश के ईरानी जो थे वह थे। तो सिकंदर सेकंड जो था विदेशी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया, और यह यूनानी शासक था। यह मकदूनिया का रहने वाला था। यह जो है मकदूनिया का रहने वाला शासक था। इसके पिता थे फिलिप। पिता का नाम था फिलिप। इसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि वहाँ पे एक राज्य जो है अपना बसाए थे। कब? तो यह जो 359 में फिलिप ने अपना राज्य जो है BCE में अपना राजा बना लिया था, और ठीक इसके 3 साल बाद 356 में ही इस सिकंदर का जन्म होता है। BCE में इसमें जन्म होता है सिकंदर का। अब चूँकि फिलिप मकदूनिया का शासक था, तो इसकी हत्या भी बाद में कर दी गई। कब? 329 में। 329 में हत्या की गई, तो यह फिर तुरंत राजा बन गया। कौन? सिकंदर। राजा एक क्षेत्र अधिकार बन गया और पूरे क्षेत्र का शासक बन गया। सिकंदर के जो शिष्य थे अरस्तु थे। सिकंदर जो शिष्य था अरस्तु का था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु किसका था? तो प्लेटो का। ठीक है, और प्लेटो किसका है? तो ये जो है अरस्तु का है सुकरात का। ठीक है, सुकरात का प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु, अरस्तु का सिकंदर। यह शिष्य का जो क्रम है चलता गया। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का फादर या जनक भी कहा जाता है। अब सिकंदर जो है भारत विजय का अभियान जो है लेकर के, कब? 329 में इसके पिता मर गए। अब राजा बन गया सिकंदर, और 326 BCE में अब जो है यह भारत विजय की तरफ निकला, यानी पूर्व की तरफ निकला, और सोचा कि हम भारत विजय करके पूरा विश्व को विजय कर लेंगे। लेकिन इसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इसके जो सेना थी उसने इसका साथ नहीं दिया, जैसे ये चाहा वैसे किया नहीं। और ये भी निराश हो गया था, क्योंकि देख गया था कि भारत की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बड़ी कठिन परिश्रम है, समस्या है। यहाँ तो इतनी सारी नदियाँ हैं कि हम कर ही नहीं सकते। यहाँ के लोग पहले से इसी से परिचित हैं, हम परिचित नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है छोड़ के चला गया। इसके बाद जो है यह सिकंदर जो था, इसके सेनापति थे निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है इसका सेनापति था, और यह जो है सबसे पहले अपने सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है पहुंचा, और
बैक्टीरिया, इसकी राजधानी हुआ करती थी बैक्टीरिया, वहाँ से निकला था। और ये जो है हिंदुकुश की पहाड़ी को पार करते हुए काबुल को जीत लिया। हिंदुकुश की पहाड़ी को पार किया तो काबुल जीता, और इसके बाद जो है उसने निकैया को जीत लिया। निकैया क्या थी, एक जो है यह भी क्षेत्र था निकैया। तो काबुल और निकैया को सबसे पहले जीता, और इसका भारत में आने का पश्चिम से एक रास्ता भी बन गया, अपना राज्य क्षेत्र बन गया। यहाँ से अब जो है अपनी चीज़ों को या अपने सेना को आगे भेज सकता था, और यहाँ से अपना अस्थायी बना लिया। और इसी रास्ते में इसके पहले उन्होंने हखमनी वंश को भी पूरी तरह से नाश कर दिया था, बेबीलोन सभ्यता को नाश कर दिया था। इसी के साथ साथ जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसको तो नाश कर दिया था। सीरियन सभ्यता सबको खत्म करके यहाँ आया था। साथ सोचा था कि भारत के भी जो सभ्यता हैं सब खत्म करने के, लेकिन भारत की सभ्यता को समाप्त करना इतनी आसान नहीं है। अब जो है यह यहाँ पे एक अशोक राज्य था, इसी पाकिस्तान में ही एक अशोक हुआ करता था, अशोक राज्य था। और यहाँ पे भी इनको हराने में यह कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ के जितने पुरुष थे पुरुषों के साथ ये लड़ा और पुरुषों को मार दिया, सब हर एक पुरुषों को। इसके बाद महिलाओं ने देखा कि अब जो है पुरुष बचे नहीं हैं, अब हमें ही लड़ना पड़ेगा। महिलाओं ने भी तीर धनुष हथियार लेकर के आए और उन्होंने भी लड़े इस सिकंदर से। लेकिन सिकंदर इन महिलाओं के साथ भी वही किया जो पुरुषों के साथ करना था। तो प्लूटार्क जो था, प्लूटार्क एक बहुत ही इतिहासकार है, और उन्होंने लिखा कि यह इसके लिए सिकंदर के उसके सिकंदर के जो है विश्वास पे और उसके सम्मान पे एक धब्बा है कि पुरुषों के साथ तो इन्होंने किया था, साथ में महिलाओं के साथ भी इसने वही नीति अपनाई। इसका सम्मान नहीं होना चाहिए, यह सम्मान के प्रति वफादार नहीं है व्यक्ति। तो इसने इसके गर्व पर धब्बा इसे माना है। इसके बाद झेलम और चिनाब नदी के बीच, झेलम और चिनाब नदी के बीच पोरस राज्य था, और वहाँ पे जाकर के पोरस को हराया। चिनाब नदी के बीच था, पोरस को हराया। पोरस को हरा करके उसने कार्नेलिया, जो इसकी जो है बेटी थी कार्नेलिया, इससे उसने शादी कर लिया था। इसकी बेटी थी कार्नेलिया, तो सिकंदर ने शादी किया। और इनकी एक बहन थी, इनकी पत्नी रुखसाना जो है थी, सिकंदर की पत्नी थी, उसके हाथ पर पोरस ने राखी भी बांधा था। तो देख सकते हैं किस तरीके से यह पूरा चल रहा है। यहाँ पे सिकंदर का सेनापति निराकस था और कोइनस भी था, और इसने दो शहर बसाया, निकैया और एक जो है वो केफला, जो कि झेलम नदी के किनारे ही बसाया था। ठीक है, और इसकी सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिससे यह फिर वापस 325 में लौट गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है 323 में इसकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन में जाते थे। बेबीलोन में एक झूलता हुआ बगीचा है, बड़ा ही सुंदर है, जाने का मौका मिले तो जरूर आप लोग जाइएगा वहाँ पे। इस तरीके से जो है अब इसका प्रभाव क्या है। अब जो विदेशी दो आक्रमण हुए, इनका फायदा क्या हुआ इस मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है इनके बाद ही, सिकंदर के जाने के बाद ही ये उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार किया, तो देखा कि प्रभाव में बहुत अच्छे बात है यह है कि 19 साल तक, 19 महीने तक, ठीक है ना, लगभग चंद्रगुप्त यह रहा सिकंदर भारत में, उसके बाद चला गया। तो प्रभाव यह पड़ा इनके आक्रमण से कि जो छोटे छोटे भारत में जो राज्य थे, अब सिकंदर को छोटे छोटे लोगों को हराना नहीं था, एक ही बार बड़े को हराइए और सब एक साथ ले लीजिए। तो इन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो इसका सेनापति था, उसी को बैठा करके सिकंदर चला गया था अपने बेबीलोन की तरफ, अपने मकदूनिया, अपने राज्य की तरफ चला गया था। तो यह पूरे इस क्षेत्र का मालिक था। कौन? इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। तो केवल सेल्यूकस निकेटर को ही हराया,
और पूरे राज्य को अपना लिया। उसने तो पहले सेल्यूकस निकेटर से दहेज में ले लिया, हेरात, मकरान और 3-4 जो है लिया था इसने। तो अब धीरे धीरे यह हुआ और सिक्के भी ढाले गए। इससे पता चला कि सिक्के का भी महत्व होता है। तो सिक्के जो है इससे ढाले गए और सिक्कों का भी इनसे जानकारी पता चला कि नहीं, सिक्के हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इन्होंने तिथिवार जानकारी मिलती है। जब यूनानी आए तो इनसे हमें तिथि की जानकारी मिलती है, क्योंकि तिथि की जानकारी ये लोग पहले से भी जानकार थे और तिथि के बारे में पढ़ते थे जो कि सूर्य से संबंधित था। तो ये तिथि लिखी उखी हुआ था, तो पता चला कि कब ये लोग आए थे, कब गए थे, कब क्या हुआ था। तो हमें तिथिवार जानकारी यहाँ से पढ़ने को मिल जाती है। और बढ़ईगिरी भारत की बहुत अच्छी थी। इन्होंने बताया, जो सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे सब, इन्होंने बताया कि भारत की बढ़ईगिरी बहुत अच्छी है और ये लोग जो है धातु से बहुत ही अच्छे चीज़ें बना देते हैं, जो कि युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनके साथ जो है मेगास्थनीथ, टाइमेकस और डायनोसियस और अस्टिब्लस, ठीक है, ये सब आए थे इनके साथ बन करके दूत। और यहाँ पे जानकारी लिखे थे और इनकी किताबें भी हैं और इनसे हम बहुत सी जानकारी पता भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मेगास्थनीस, अनेस्टिक्रस और अस्टिबोलस, ये लोग यहाँ के इनके साथ आए हुए साहित्यकार थे, इनके कवि हुआ करते थे। डायमेकस इनके राजा थे, डायनोसियस भी थे और इन्हीं के राजा था। निर्याकस भी इसका सेनापति था, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही और हमने पूरा पढ़ा दिया है 600 से लेकर के 300 BCE तक जितनी भी जानकारी है हमने इसमें डाल दी है। इसके अलावा कुछ छूटा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें सुझाव दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।